प्रिय विद्यार्थियों, समाज की मौलिक अवधारणाओं की श्रृंखला में आज हम समाज की अवधारणा पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यह इस के तहत चौथी वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने मौलिक अवधारणा, समाज की विभिन्न परिभाषाओं, समाजशास्त्र में समाज के विशिष्ट अर्थों, मैकाइवर पेज के अनुसार समाज की अवधारणा एवं समाज के महत्वपूर्ण आधार तत्वों पर विचार विमर्श किया था। दूसरी वीडियो में हमने समाज की प्रमुख विशेषताओं पर विचार विमर्श किया था। तीसरी वीडियो में हमने समाज तथा एक समाज में अंतर समझने का प्रयास किया था। आइए इस चौथी वीडियो और अंतिम वीडियो में हम समाज के प्रकारों पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वैज्ञानिक अवधारणा को समझने के लिए किसी भी अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है कि हम उसे क्लासिफाई करना या उसे विभिन्न प्रकारों में या टाइपोलॉजीज में बांटना सीख जाएं। तभी हम किसी एक समाज को किसी दूसरे समाज से अंतर कर सकते हैं या उसको अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। तो समाज की अवधारणा को प्रकार में बांटने का कई तरीके से प्रयास किया गया है। जितने विचारक आए, सबने अपने अपने तरीके से समाज को विभिन्न प्रकारों में बांटने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहला जो तरीका है, टाइप्स तो लोगों ने अपनाया है, वह है परंपरागत एवं मुक्त समाज। कि कुछ समाज परंपरागत होते हैं और कुछ मुक्त होते हैं। Some are traditional and some are open societies. परंपरागत समाज में परंपराएं, प्रथाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रभाव पाया जाता है। इसमें विज्ञान और तर्क का महत्व कम होता है। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण अधिकतर परंपराओं के आधार पर और कहीं-कहीं जन्म के आधार पर भी होता है। प्रौद्योगिकीय दृष्टि से ये समाज विकसित नहीं होते। व्यवहार नियंत्रित करने में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि एवं जनमत का विशेष महत्व देखा गया है। इन समाजों में श्रम विभाजन या विशेषीकरण देखने को नहीं मिलता और भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता का प्रभाव पाया जाता है। ऐसे समाजों में स्त्रियों की स्थिति निम्न पाई गई है। इसके विपरीत मुक्त समाज खुले समाज होते हैं, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं लिया जाना चाहिए कि इनमें धर्म की, नैतिकता की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या महत्व नहीं दिया जाता, या इन समाजों में प्रथाओं और परंपराओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि इन चीज़ों का महत्व थोड़ा कम होता है, जबकि तर्क और विज्ञान और आधुनिकता का महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रगतिशील और परिवर्तनशील समाज होते हैं। समाज को एक और तरीके से भी प्रकारों में बांटने का प्रयास किया गया है। कुछ विद्वान समाजों को दो कैटेगरीज में बांटते हैं: आदिम समाज और सभ्य समाज। प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड सिविलाइज्ड
societies. यदि हम सभ्यता की दृष्टि से देखें तो आदिम समाज और सभ्य समाज समाज को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। इवांस प्रिचर्ड लिखते हैं कि मानव शास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं और जिनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की परिभाषा में कुछ अन्य विशेषताओं को जोड़ दिया है, जैसे साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान एवं आध्यात्म विद्या का अभाव। आदिम समाज के अंतर्गत वे जनजातीय समाज आते हैं जो पहाड़ी, पठारी या घने जंगली प्रदेशों में निवास करते हैं। इसके विपरीत सभ्य समाज वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है, जिनमें सामाजिक कार्यों का काफ़ी विशेषीकरण पाया जाता है। इनमें साहित्य, कला एवं विज्ञान की विशेष का विशेष महत्व होता है। एक और वर्गीकरण जिसके जो कि समाज के प्रकारों को समझने के लिए किया जाता है, वह है सरल समाज तथा जटिल समाज। सरल समाज और जटिल समाज देखा जाए तो सापेक्ष शब्द हैं। एक समाज किसी अन्य समाज की तुलना में सरल समाज हो सकता है और वही समाज किसी तीसरे समाज की तुलना में जटिल हो सकता है। इसके बावजूद भी इन दोनों प्रकार के समाजों में कुछ मौलिक भेद हैं जिन्हें स्पष्टतः समझ लिया जाना चाहिए। सरल समाज का अर्थ उस समाज से है जिसकी संरचना तथा प्रकार्य सरल हैं या सरलता लिए हुए हैं। इसके विपरीत जटिल समाज वह समाज है जिसकी संरचना तथा प्रकार्य जटिल हैं या जटिलता लिए हुए हैं। विभेदीकरण की मात्रा के आधार पर सरलता एवं जटिलता के अर्थ को स्पष्टतः समझा जा सकता है। विभेदीकरण का तात्पर्य अनेकता या विभिन्नता से है। जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने कम विभेदीकृत हैं, विभिन्नताएं जितनी कम हैं, वह समाज उतना ही सरल होगा। इसके विपरीत जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने अधिक विभेदीकृत हैं, जितनी अधिक विभिन्नताएं लिए हुए हैं, वह समाज उतना ही जटिल होगा। आदिम जनजातीय समाज सरल समाज के और आधुनिक सभ्य समाज जटिल समाज के उदाहरण हैं। तो ये तीन विभेदीकरण हमने देखे, परंपरागत एवं मुक्त समाज, आदिम समाज एवं सभ्य समाज और सरल समाज एवं जटिल समाज। आगे बढ़ते हैं और कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाजों को 5 प्रकारों में बांटा है।
आदिम समाज या प्रिमिटिव सोसाइटी, एशियाई समाज या एशियन सोसाइटी, प्राचीन समाज या एंशियंट सोसाइटी, सामंतवादी समाज या फ्यूडलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज या कैपिटलिस्ट सोसाइटी और समाजवादी समाज या सोशलिस्ट सोसाइटी। आदिम समाज यह आदिम साम्यवादी समाज है। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का। इसकी उत्पादन प्रणाली आदिम प्रकार की है। इसमें श्रम का प्रकार संयुक्त है। न तो वर्ग भेद देखने को मिलता है और न ही किसी प्रकार का शोषण पाया जाता है। एशियाई समाज कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था है, जो कि उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है। इसमें छोटे केंद्रित राज्य देखने को मिलते हैं, नौकरशाही है और मुख्य मुद्दे जलों की आपूर्ति इत्यादि इत्यादि हैं। इसके बाद आता है प्राचीन समाज, जिसमें परंपराओं का बोलबाला देखने को मिलता है। उत्पादन की प्रणाली अधिक विकसित नहीं होती। पशुपालन एवं खेती का काम विकसित औजारों की सहायता से किया जाता है। संपत्ति का असमान वितरण होता है। आर्थिक आधार पर बने वर्ग देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं एक वर्ग का शोषण दूसरे के द्वारा देखने को मिलता है और वर्ग संघर्ष पाया जाता है। प्राचीन समाज के बाद अगला प्रकार, जैसे हमने देखा, कार्ल मार्क्स का है सामंतवादी समाज। यह 11वीं शताब्दी के यूरोपीय और जापानी सामंतवादी समाज के ही विकसित विभिन्न उप प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर किसानों का अधिकार नहीं होता, सामंतों या जमींदारों का अधिकार होता है। अर्धदास किसानों से खेती व उत्पादन का कार्य कराया जाता है। संपत्ति का असमान वितरण होता है। वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। पूंजीवादी समाज में मशीनों का आविष्कार एवं बड़े उद्योग धंधों का विशेष योग रहता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन देखने को मिलता है। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। वेतन भोगी मजदूरों का वर्ग होता है। मुनाफे के दृष्टिकोण से उत्पादन किया जाता है और धनी व्यक्ति जो है वह शोषण करता है। इस समाज में अलगाव देखने को मिलता है। वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है और अशांति देखी जाती है। और अंत में है समाजवादी समाज, जो कि रूस और चीन में जिसका प्रयास किया गया और जो देखने को उदाहरण के रूप में मिलते हैं। पूंजीवादी समाज के बीच समाजवादी समाज के बीज होते हैं।
तीव्र तीव्र वर्ग चेतना के जागृत होने पर वर्ग संघर्ष होता है। पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाती है। निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार देखने को मिलता है, व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं। उत्पादन लाभ के लिए नहीं अपितु उपभोग के लिए किया जाता है। योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति। धर्म, आध्यात्मिक शक्ति या परमात्मा का महत्व कम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फर्डिनेंड टॉनीज। फर्डिनेंड टॉनीज ने दो कैटेगरीज में समाज को बांटा है, गेमेनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट। गेमेनशाफ्ट मतलब समाज और गेजलशाफ्ट मतलब समुदाय। गेजलशाफ्ट की टॉनीज की अवधारणा को आगे चल के जॉर्ज सिमेल और मैक्स वेबर ने डेवलप किया। गेमेनशाफ्ट आधुनिक पूंजीवादी, बुद्धिवादी और संविदा युक्त समाज हैं। इनमें व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत गेजलशाफ्ट पूर्व पूंजीवादी समाज हैं, सरल समाज हैं। इनमें समूह व्यक्ति पर हावी रहता है। व्यक्ति को समूह में निश्चित स्थिति प्राप्त होती है। एक और विचारक हुए हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने आकार के आधार पर वर्गीकरण किया और 4 प्रकार के समाज बताए: सरल समाज, जटिल समाज, सरल समाज या सिंपल सोसाइटीज, जटिल समाज या कंपाउंड सोसाइटीज, दोहरे जटिल समाज या डबल कंपाउंड सोसाइटीज और तिहरे जटिल समाज या ट्रेबली कंपाउंड सोसाइटीज। उनका यह मानना था कि प्राचीन मेक्सिको, असाइरियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं रूस में ये ट्रेबली कंपाउंड सोसाइटीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और वर्गीकरण भी देखने को मिलता है, जो कि मैंने यहाँ स्लाइड में नहीं डाला है। वह है सैनिक समाज या औद्योगिक समाज। सैनिक समाज और औद्योगिक समाजों में भी श्रम विभाजन देखने को मिलते हैं। इसमें राजनीतिक संगठन, सामाजिक स्तरीकरण संबंधी भेद भी देखने को मिलते हैं। तो ये थे समाज के प्रकार। इसके साथ ही अवधारणा समाप्त होती है। अब हम आगे की वीडियोज़ में कुछ नई अवधारणाएं लेकर आएंगे। धन्यवाद।